हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हम लोग ताम्र पाषाण काल तक का पूरा सेक्शन कवर कर चुके हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। यहाँ मतलब कि अगर देखेंगे स्टेट पीसीएस कोई भी स्टेट का हो, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर छोटे एग्जाम में देखा जाए, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया या यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चैप्टर जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके पहले आप लोगों को वो देखना होगा कि जो हम पढ़ाते हुए आ रहे थे, तो जोड़ के पढ़ाने का मतलब पूरा पाषाण में, ताम्र पाषाण में और हड़प्पा में। तो इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे कि यहाँ की सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति, महिलाओं की दशा, तो इन सबको हम लोग पीछे से जोड़ते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपका बनेगा ये बड़े एग्जाम में, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस समय की बहुत ही बड़ी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। और इसको अगर देखा जाए तो इसके समकालीन दो और सभ्यता चल रही थी। जैसे आपको हो जाती है एक मिस्र की सभ्यता और दूसरी आपकी हो जाती है मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। इन दोनों के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इनको हड़प्पा सभ्यता से कैसे जोड़ने का प्रयास किया गया, तो आगे हम चल के देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हड़प्पा काल में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो पहला तो आपका यहाँ पर जाता है उत्पत्ति। उत्पत्ति हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति के बाद हम लोग इसका विस्तार देखेंगे। ठीक, विस्तार के बाद हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे। महत्वपूर्ण स्थल में इसमें देखेंगे कि इस स्थल की क्या विशेषता थी। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, यहाँ से क्या क्या पाया गया और प्लस इसकी विशेषता, इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसका जीवन देखेंगे। यहाँ मतलब उनका रहन सहन, जीवन मतलब कि अब इसमें हम लोग जोड़ लेंगे सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका आर्थिक जीवन देख लेंगे। आर्थिक जीवन देखेंगे और आर्थिक में हम लोग दो चीजों को देखेंगे, क्या, व्यापार और कृषि। ठीक, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर और जोड़ लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इसका सांस्कृतिक जीवन देखेंगे। अब सांस्कृतिक जीवन को भी हम लोग दो भागों में बांट के देखेंगे। ये सांस्कृतिक जीवन आपका एक हो जाएगा कला और दूसरा हो जाएगा आपका धर्म। तो सांस्कृतिक जीवन में भी हम लोग कला और धर्म को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इतनी बड़ी सभ्यता का पतन, किसका पतन, किन किन कारणों से हुआ। ठीक, तब हम इसको जानने से पहले हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा या जानना जरूरी है कि सभी सभ्यता को जानने के लिए हम अध्ययन के स्रोत के रूप में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इसमें अध्ययन के स्रोत में हम लोग देखेंगे तो लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। तो अगर हम लोग अध्ययन के स्रोत के रूप में देखेंगे अध्ययन के स्रोत में अगर देखा जाए तो किसी भी सभ्यता को जानने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक।
पुरातात्विक स्रोत। तो इसके पहले हम लोग जब देखे थे ताम्र पाषाण काल तक, यहाँ पर मतलब लिखित साक्ष्य कोई नहीं पाया गया था, लेकिन यहाँ पर लोग लिखना जानते थे, यानी कि इनकी एक अपनी लिपि थी। तो इनकी क्या थी? लिपि थी, लेकिन इसमें हम देखेंगे इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। यह इतना कठिन थी या पढ़ने में इसको कोई पढ़ नहीं पाए, तो यहाँ पर इसको हो गया क्या? पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक, तो हमारा एक स्रोत तो खाली हो जाता है। तो हमको फिर पहले की तरह यह हम लोग इसको पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और पुरातात्विक स्रोत भी पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो खुदाई हुई है, यहाँ पर लंबवत खुदाई है। यहाँ पर कोई गांव मिला, अर्ध गांव मिला, लेकिन नीचे आके आपका पानी मिल जाता है। तो हमको अब इस पानी के नीचे की जानकारी नहीं मिल पाती है। और हम लोग क्षैतिज खुदाई ऐसे कर नहीं सकते हैं। क्यों? कि किसी मरी हुई या पुरानी सभ्यता को खोजने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हम वर्तमान में नई सभ्यता को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। तो हमको जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे उसी बेस पर हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? तो आइए अब हम लोग इसकी उत्पत्ति देखते हैं, विस्तार देख लेते हैं। एक वीडियो में यहाँ तक हम कवर करेंगे। इसके लिए एक अलग वीडियो होगी, एक तो मैप के थ्रू होगी और एक चार्ट के थ्रू होगी। और ये सामाजिक जीवन हम लोग देखेंगे, आर्थिक जीवन देखेंगे, सांस्कृतिक जीवन, इसको देखेंगे कि एक एक वीडियो में इसको, यानी कि 4 से 5 वीडियो इस पर आपकी बनेगी। हम कोशिश करेंगे तो कुछ लंबी वीडियो बना के इसको 3 से 4 वीडियो तक समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर हम ठीक इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति को लेकर विवाद हो जाता है। तो ये पहले समझ लेते हैं इसको, उसके बाद हम विवादों की ओर चलेंगे। ठीक, समझने में उत्पत्ति को अगर देखा जाएगा उत्पत्ति को लेकर इसमें देखेंगे तो सबसे पहले एक चार्ल्स मैसन नाम का अंग्रेज था। क्या? चार्ल्स मैसन। इस 1827 के करीब इसने एक टीला देखा। इसी टाइप का एक टीला था। तो एक टीला देखता है, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही टीला देखता है। तो उसको देखता है तो फिर सोचता है कि जाता है कि यहाँ पर कुछ चीज है, इसको खोदा जाए, इसकी खुदाई किया जाए, यहाँ पर कुछ मिल सकता है। तो यह अपने उच्च अधिकारियों को बताता है, लेकिन इसकी बातों के लोग नकार देते हैं या कोई ध्यान नहीं देते हैं। फिर एक इस सभ्यता को जानने का दूसरा मौका भी आता है। वो कब आता है? 1853 से 1856 के बीच लॉर्ड जो डलहौजी था, उसके समय जब रेलवे का विकास किया जा रहा था, तो उस समय एक कराची से लाहौर के बीच पटरी बिछाई जा रही थी। कहाँ से? लाहौर और कराची के बीच। और इन पटरियों के बीच में ईंटों को डालने के लिए यही टीले से, यानी कि एक इसी के पास में था एक टीला, तो यहीं से ईंटों का लोग बंदोबस्त करके इनके बीच में लाके डालते थे। तो उस समय यहाँ पर कनिंघम महोदय थे। कौन थे? कनिंघम। वो इस कार्य फिर इनको भी बताया गया, तो इन्होंने इस पर कोई ज्यादा ध्यान लोग नहीं दिए। तो इससे क्या हुआ कि इनको इस सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए 2 बार मौका मिला, लेकिन इन्होंने दोनों बार मौका को गंवा दिया। तो आखिरकार में जब 1921 में हम लोग देखेंगे, कब? 1921 में, तो उस समय जॉन मार्शल आते हैं। कौन? जॉन मार्शल। इनकी क्या विशेषता है कि भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। इसी के क्या थे?
अध्यक्ष थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी एक स्थल की खुदाई करते हैं और जिसके बाद इसका नाम दिया जाता है हड़प्पा। क्या नाम दिया गया? हड़प्पा। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में पाया जाने वाला सबसे पहला स्थल कौन है, तो आपका क्या था? हड़प्पा है। तो इसमें आप लोग जब देखेंगे 3 लोगों को खोजने का 2 बार मौका मिला था, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दिया गया। जैसे बाइबल में कहा गया है कि जो खोजता है वही पाता है, जो खोजता है वही पाता है। इसमें अब देखिए, अब मिलना तो चाहिए था, अगर यहाँ पर क्रेडिट इन लोगों को सफलता मिल जाती, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इससे क्या है कि अगर आप कोई नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा। या आप किसी ईश्वर के प्रति अपना लगाव देखते हैं तो उनका भी दरवाजा खुलवाने के लिए आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। जिससे क्या होता है कि आप जब तक खोजेंगे नहीं तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। अगर आप नौकरी को ही ले लेते हैं तो नौकरी को पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। उसके लिए हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। निरंतर प्रयास, एक तो निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्य से जो है, लक्ष्य से भटकना नहीं। तो इससे क्या होता है, इससे निकल क्या हो जाता है कि दृढ़ संकल्प आपके अंदर रहेगा और आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये तो खैर यहाँ तक की बातें थे। यहाँ तो हम लोग देख लिए हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई, तो उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक, तो अब इसके हम देख लेते हैं, कुछ अन्य नामों को देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। अन्य नाम, अगर हम अन्य नामों के यहाँ पर देखेंगे, एक तो आपका हो जाता है, इसी को हम लेते हैं अन्य नाम, इसको मिटा ही देता हूं पूरा। इसके अन्य नाम में अगर हम देखेंगे तो एक तो अब हो जाता है हड़प्पा काल। दूसरा आपका नाम निकल के आता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए पड़ गया इसका नाम, तो यहाँ से जो सिंधु नदी निकल के आती है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो इसी नदी के किनारे बहुत से गांव मिले। बहुत से गांव मिलने के कारण इसी के नाम पर कह दिया गया, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। अब इसी को हम लोग कह देते हैं सरस्वती सभ्यता भी। सरस्वती सभ्यता अगर देखेंगे, ए वाला तो आपका हो गया सिंधु नदी, और ए आपकी निकल के आ जाती है गंगा नदी। अब इसी के बीच में एक नदी थी सरस्वती नदी, जो अब तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन पहले इसका अस्तित्व था। कहा जाता है कि राजस्थान वाले क्षेत्र में घग्गर के नाम से जानी जाती है, वो सरस्वती नदी है। तो इन क्षेत्र में पाए जाने वाले गांवों के हिसाब से इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। और इसको एक कहते हैं कि प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको कहते हैं। क्या? प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति क्या किस लिए कहते हैं कि ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर जो बनावट थी, ग्रिड प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कों का निर्माण बहुत उच्च कोटि के थे, तो इसकी वजह से इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। और एक अन्य नाम जाता है इसका प्रादेशिक युग।
तो इसके अन्य नाम महत्वपूर्ण है। अगर पूछ लिया सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पूछ लिया जाए, या कि इसका अन्य नाम पूछ लिया जाए, एक दे दिया, तीन अलग दे दिया जाए, तो आप लोगों को परेशानी यहाँ से न हो। आइए उत्पत्ति हम लोग देख लिया, अब उत्पत्ति को लेकर विवाद देख लेते हैं। उसके बाद विस्तार को देखते हुए हम इससे 2 टॉपिक हम लोग खत्म कर लेते हैं। क्या हो जाता है, उत्पत्ति को लेकर विवाद। ठीक, तो उत्पत्ति को लेकर विवाद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 मत निकल के आते हैं, एक विदेशी मत और एक देशी मत। अब विदेशी मत में देखेंगे कि कौन कौन थे। एक हो जाती है इसमें मार्टिमर, व्हीलर, क्रेमर, गार्डन चाइल्ड। अब इन लोगों का क्या कहना है, तो ये लोग जो कहते हैं ये श्रेय इस क्षेत्र को नहीं देना चाहते। इनका क्या कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता आपके यहाँ पनपी या नगरीय सभ्यता आपकी पहली नगरीय सभ्यता है, ये वास्तव में आप लोगों के द्वारा विकसित की नहीं गई। ये कहते हैं कि उस समय की जो है 2 सभ्यता और थी। 2 सभ्यता अगर हम देखेंगे एक मिस्र की सभ्यता और दूसरी मेसोपोटामिया। तो इनका क्या कहना है, इन लोगों का क्या कहना है कि ये जो मेसोपोटामियाई लोग थे, ये यहाँ से आए यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर एक अलग नगर बसाए और यहाँ का नगर बसाए, घर बसाए और यहाँ का विकास किए। लेकिन अगर देशी मत में देखेंगे तो यहीं पर जॉन मार्शल है, एन.जी. मजूमदार है, अमलानंद घोष हैं। अब इन लोगों का क्या कहना है कि भाई ये हमारी अपनी सभ्यता है, यहाँ पर कोई नहीं आया, न कोई इसका विकास किया, ये हमारे यहाँ क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक विकास होता हुआ चला रहा है बहुत पहलों से, तब ये जाके हम लोग यहाँ पर ऐसे अवस्था में आए, ऐसा नगर नियोजन, ऐसी ग्रिड प्रणाली को देखा गया। अब इन लोगों का एक्चुअल में कहने का क्या मतलब है कि मेसोपोटामिया से एक तो थे विदेशी, और अब वेस्टर्न कंट्री के जो लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, सोचते थे कि हम जो कह रहे हैं तो हमारी बात मान ली जाएगी आसानी से, लेकिन जो तर्क इन्होंने दिया, तर्क के बेसिस पे यह सिद्ध नहीं कर सके। तर्क क्या दे रहे थे, जो इन व्यापार हो रहा है हड़प्पा सभ्यता से यहाँ के लोगों के बीच में, भाई व्यापार जब हो रहा है तो वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, भाषाओं का, संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पर यहाँ मेसोपोटामिया का एक ग्रंथ है या साहित्य है जिसका नाम है मेलुहा। तो अगर पूछ लिया जाए मेसोपोटामिया का साहित्य उस समय एक ही था, मेलुहा साहित्य था, तो मेहुला है, मेलुहा नहीं मेहुला है। क्या है, मेहुला। मेहुला साहित्य में का व्यापार के हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार की बात कही गई। किसकी, तो इसी बेस पर कहते थे, ये सब कहते थे कि यहाँ व्यापार के माध्यम से लोग यहाँ पर आए। उल्टा बता रहे हैं ये सब कि व्यापार के माध्यम से यहाँ पर आए और यहाँ पर एक नगर का विकास किए, एक सभ्यता का विकास किए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कृषि नवपाषाण काल में ही शुरू हो गई थी। ताम्र पाषाण काल में अब तांबे के अधिक मात्रा में औजार प्राप्त होने लगे, जिससे यहाँ पर कृषि अधिशेष हुआ। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। जब कृषि अधिशेष होने लगा तो ये लोग अपने अनाजों को अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। तो उसी के माध्यम से ये सिद्ध हो गया
कि यहाँ पर ये जो लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। यानी कि यहाँ का सिंधु सभ्यता का जो है विकास है एक क्रमिक विकास के रूप में हुआ और किसी दूसरी सभ्यता की नकल नहीं है। ठीक, और नवीन शोधों के द्वारा भी यह सिद्ध हो चुका है। अब नवीन शोध में देखेंगे तो नवीन शोध में क्या है कि वहां पर तर्क दिया गया क्या कि यहाँ पर जो मेसोपोटामिया में जो मकान होते थे यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन हड़प्पा काल में यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये सब हम बजाएंगे। यहाँ पर सड़कें समकोर पर काटती थी हड़प्पा काल में, यहाँ पर इर्छी तिरछी जैसे में तैसे कट जाती थी। यहाँ की जो नाली की व्यवस्था थी, जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा एक अपनी सभ्यता है और ये मेसोपोटामिया द्वारा विकसित नहीं की गई। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अब इसका हम लोग विस्तार देख लेते हैं, जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है। विस्तार को देख के हम इस चैप्टर को इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसकी नगर नियोजन प्रणाली पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे ईंटों की आकृति कैसी थी, नालियाँ किससे बनती थी। ठीक, इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं। विस्तार में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा तो है ही है, और यहाँ पर हम देखेंगे मिस्र प्लस मेसोपोटामिया। अगर इन दोनों को भी मिला दिया जाए, इन दोनों को मिलाने पर भी इसका जो विस्तार था इनसे 12 गुनी बड़ी थी। कितनी? अब इससे अंदाजा लगे कि कितनी बड़ी सभ्यता थी, 12 गुनी बड़ी थी। अगर इसको देखा जाए तो 8 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैली थी, किलोमीटर में फैली थी। तो अगर इसका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार देख लेते हैं, अंतिम छोर अगर देखा जाए तो इधर देख लेते हैं, एक ले लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। तो अगर इसका हम लोग पूर्वी विस्तार देखते हैं तो यहाँ पर होता है आलमगीरपुर है। ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है। मेरठ के पास ही है आलमगीरपुर। और यहाँ पर एक यमुना की सहायक नदी है, हिंडन नदी। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी कौन है? हिंडन। इसी के तट पर आलमगीरपुर है। तो हड़प्पा सभ्यता का ये आपका सबसे पूर्वी छोर हो जाता है। अगर पश्चिमी छोर हम देखेंगे तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। बलूचिस्तान में कौन सा है? सुतका गिंडोर। सुतका गिंडोर है जो दास्क नदी के तट पर है। किसके नदी पर? दास्क नदी के तट पर है। कौन? सुतका गिंडोर। अगर हम देखेंगे मांडा देखेंगे, जम्मू कश्मीर कौन सा है? मांडा है जो चेनाब नदी के तट पर है। किस पर? चेनाब नदी के तट पर। ठीक, अगर इसका दक्षिणी हम छोर देखेंगे तो दायमाबाद है। दायमाबाद एक गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा। यानी किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। इसी के तट पर दायमाबाद है। इस जिला अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला है। यहाँ पर इसका ताम्र प्रसारण में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, यहाँ दायमाबाद की ताम्र प्रसारण में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। ठीक, तो इस तरह से यह एक त्रिभुजाकार आकृति की थी। क्या? तो इसको अगर हम मिला देते हैं, इसको हम लोग मिला दिया जाए, ये अगर इन छोरों को मिला दिया जाए, अब देखिए इसका क्या बन के आता है कि यह एक त्रिभुजाकार, इसको कहें क्या? एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ठीक, इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। इसका विस्तार हो गया। अब हम आगे से इसमें कल में हम आपको नगर नियोजन और इसकी सामाजिक जीवन के बारे में बता देंगे। और जब इन सब चीज़ों को बता देंगे तो आपको जो स्थल है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ाने में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन या आर्थिक जीवन, तो कई स्थानों का उल्लेख भी आएगा।
तो इसको हम पहले बता देंगे यहाँ पर, फिर जब मैप के थ्रू करवाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आप लोगों को सही लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो यूट्यूब द्वारा हमको घंटा प्रदान किया जाता है तो उस घंटे को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। हम जैसे मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग साथ देकर हमारा उत्साह बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।